तो नमस्कार साथियों, एग्जाम मंत्रा की इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रज्ञा पांडे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पे साइंस का जो है जो प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वहाँ यहाँ पे हम उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसी के क्रम में देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। ठीक है, पिछले वीडियो हमने जो है क्वेश्चन पेपर हल करवाए हैं, तो उसी के क्रम में हम शुरुआत करते हैं। ठीक, उसी के क्रम में हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखते हैं हम आगे क्या क्या सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखना है, क्या क्या चीजें हैं, तो हम उसी के क्रम में देखते हैं। देखिए हमने जो है ये सारी चीजें पिछले वाले वीडियो में जो है पिछली वाले वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, इसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहीं से छोड़े थे तो आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है सारा, तो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि नाइट्रस ऑक्साइड किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो बात की जा रही है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, यानी N2O के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, N2O के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, N2O है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस। अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ ले, ठीक है, तो आप पागलों जैसे बिल्कुल हंसेंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये कंटिन्यू उसमें मतलब व्यक्ति हंसता है, तो इसी वजह से इसको लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से इसको लाफिंग गैस कहते हैं। देखिए क्या है कि यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है ये अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक का अर्थ क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो। कार्बनिक दो यौगिक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक जो यौगिक है, अकार्बनिक जो यौगिक है, ठीक है, अकार्बनिक जो यौगिक है, इसमें कार्बन जो है, कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है। ठीक, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता। देखिए क्या है कि जब दो पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व हो जिनमें कार्बन की उपस्थिति ना हो, यानी कि कोई ऐसे पदार्थ, यानी कि कोई दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो, ठीक है, कार्बन की उपस्थिति ना हो, वो संयुक्त होकर के, ठीक है, संयुक्त होते हैं। ठीक है, कोई ऐसे दो तत्व, ठीक है, जिसमें कार्बन ना हो, वो संयुक्त होते हैं। ठीक है, और एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, लेकिन ये लाफिंग गैस क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है, यानी इसमें जो है कार्बन के जो है यौगिक नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का अणु दिख रहा है, नाइट्रोजन का अणु दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है कार्बन का अणु नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन, जैसे बताया मैंने कि कार्बन नहीं होते। कार्बनिक में जो होते हैं उसमें कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो इसके अगर देखें हम अकार्बनिक यौगिकों के जो है उदाहरण देखें, तो अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण जो है अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया है, ठीक, यानी कि NH3 बोलते हैं, NH3। ठीक है, अमोनिया है। और इसी के क्रम में देखिए, इसी के क्रम में देखिए कि हाइड्रोजन है, सल्फाइड है। क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक, सल्फाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन है और सल्फाइड है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसी में अकार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, अधिकांश जो है धातुएं भी होती हैं। क्या, अधिकांश जो है धातुएं भी आती हैं, अधिकांश धातुएं भी आ जाती हैं। ठीक है, अधिकांश धातुएं भी आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए। ठीक, आगे देखिए इसी में क्या है कि जो वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में जो है क्या है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक, जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो संगठन है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है क्या है सबसे अधिक है। कितनी है, 78.08। ठीक है,
कितनी मात्रा में पाई जा रही है कि 78.08%। ठीक है, अब आगे देखिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कितनी मात्रा में पाई जा रही है, तो ऑक्सीजन जो है 20.95 परसेंटाइल में, ठीक है, परसेंटेज में है, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ऑक्सीजन जो है 20.95% पाई जाती है वायुमंडल में, और जो नाइट्रोजन है वो 78.08। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 है, ठीक है, CO2 की मात्रा कितनी पाई जा रही है, 0.036%। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है वो उसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो 0.036%। ठीक है, अच्छा देखते हैं। और उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसों का क्या अर्थ देखिए, उत्कृष्ट यानी नोबेल गैसें, नोबेल गैस, ठीक है, जिसमें जो है इनका लगभग परसेंटेज कितना होता है, 0.937%। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नोबेल गैस कौन कौन सी है। ठीक है, नोबेल गैस के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, नोबेल गैस के बारे में हम इस वजह से देखेंगे क्योंकि ये गैस जो है, ये गैस जो है पूछता रहता है। ठीक है, नोबेल गैस के बारे में पूछता रहता है। तो देखिए नोबेल गैसें जो हैं जिसमें होती है आर्गन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सभी जो है ये कह सकते हैं आप कि नोबेल गैसें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये कितने कितने परसेंटेज में पाई जाती है। देखिए नोबेल गैसों में क्या है कि पहला जो है आर्गन, आर्गन की प्राप्ति जो होती है 0.93%। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, ये वायुमंडल में मिलती है। देखिए इसकी जो खोज है हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। आर्गन की जो खोज है वो ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप पहले ये देखिए कि आर्गन की जो खोज थी वो हेनरी कैवेंडिश ने करी थी, लेकिन बाद में रैम एंड रैमसे ने, ठीक है, क्या नाम था, रैम एंड रैमसे ने इनकी खोज जो है, सॉरी रेले और जो है रैमसे ने इसकी जो खोज है 1894 में किसने करी है, रेले प्लस रैमसन। ठीक है, किसने करी है, रेले और रैमसन ने करी है 1894 में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि जो पहली नोबेल गैस हमें कौन सी मिली, तो आर्गन है, जिसका परसेंटेज हमें क्या इतना कितना दिखने को मिल रहा है, तो 0.93%। ठीक है, 0.93%। ठीक है, आगे देखते हैं कि नियान जो है, जो नियान है यानी आर्गन जो है, आर्गन को AR से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरी जो गैस है नोबेल गैस वो नियान है, यानी नियान को हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं जेनान गैस है। ठीक है, जेनान है, रेडान है, अच्छा इसमें दिया भी है आगे, लेकिन हम नोबेल गैस के बारे में देख रहे हैं। नियान की जो परसेंटेज होती है, नियान की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 0.002%, सॉरी 0.0%। ठीक है, 0.02%। अच्छा मैंने लिखा तो यही था। ठीक है, ठीक है, नियान की जो मात्रा है वो 0.002% है। अच्छा नोबेल गैसों के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, हीलियम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हीलियम भी क्या है, नोबेल गैस है। हीलियम भी क्या है, जो है वो नोबेल गैस। अच्छा इसकी जो मात्रा होती है वो पाई जाती है 0.0 मतलब 0.005%। ठीक है, 0.005%। ठीक, 0.005%। ठीक है, कहाँ गया, आ गया। ठीक है, तो जो नियान की मात्रा है वो कितनी है, 0.00% है, ये परसेंट में है। ठीक है, अब देखिए कि जो हीलियम है, हीलियम गैस भी क्या है, नोबेल गैस है। हीलियम यानी He। ठीक है, ये कितनी पाई जाती है, 0.005%। 0.005%।
ये हीलियम गैस है। यानी कि जो अगर देखते हैं आपकी जो मेजर गैसें हैं वो आर्गन है, नियान है, हीलियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए मीथेन जो है, मीथेन गैस भी क्या है, मीथेन गैस भी क्या है, मीथेन गैस जो है, मीथेन जो है यानी कि CH4, ये कितनी प्रकृति में यानी वायुमंडल में पाए 0.002%, ये भी कितने इसके बराबर है, नियान के बराबर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अच्छा इसी में जो है क्रिप्टान भी होती है, ठीक है। क्रिप्टान जो गैस है, ठीक है, क्रिप्टान है जो यानी KR से इसको डिनोट करते। देखिए मैं ये जो संकेत है इस वजह से यहाँ पे दे रही हूँ, लिख रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन संकेत में भी पूछ लेता है कि इसका संकेत क्या है, ठीक है। तो क्रिप्टान जो है उसका परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज भी पूछ लेता है अक्सर, ठीक है, 1%, ठीक है। इसी में जो गैस है, जो नोबेल गैसों के बारे में हमने देख लिया। अच्छा हाइड्रोजन भी होती है, ये भी कम मात्रा में मिलती है। हाइड्रोजन जो होती है 0.0005% होती है, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे हटा दे रही हूँ, नहीं तो फिर से मैं खोजती रह जाऊंगी, फिर नहीं मिलेगा। ओके, आगे देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम नोबेल गैसों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोबेल गैसें कौन कौन सी, आर्गन है, नियान, हीलियम है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है, मेथेन है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये नोबेल गैसें हैं, इनका परसेंटेज पूछ लेता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, 78.08%, और ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो कितनी है, 20.95, ठीक है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, ठीक है। और जो उत्कृष्ट गैस है यानी जो नोबेल गैस है वो मिला के, इन सबको मिला के 0.937% पाई जाती है। देखिए आगे क्या है कि रेडान को छोड़कर, यानी रेडान को, ठीक है, आर्यन को छोड़कर, रेडान का यही रहता है, रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें जो नोबेल गैसें हैं वे सभी क्या है, वायुमंडल में पाई जाती है। यानी रेडान जो गैस है वो क्या है, रेडान गैस जो है वायुमंडल में नहीं प्राप्त की जाती है, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए कि निष्क्रिय गैस है, जैसे मैंने बताया कि अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस, यानी जो निष्क्रिय गैसें ऐसी हैं जैसे हीलियम जो है वो निष्क्रिय गैस है, मतलब वो दाह नहीं है, वो जस्ट क्रिया नहीं करती है ऑक्सीजन को पा करके। तो ऐसे गैसें जो ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो निष्क्रिय गैसों में आती है, यानी कि अक्रिय गैस भी इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आर्गन जो है वायुमंडल में, देखिए मैंने बताया कि आर्गन जो है वायुमंडल में 0.093% पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी ये निष्क्रिय गैस है, ठीक है, निष्क्रिय गैस है, तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा इसकी जो खोज मैंने बताया कि रेले और विलियम रैमसे ने करी है, इसकी खोज किसने करी है, तो रेले एंड विलियम रैमसे ने करी है, ठीक है, इसकी खोज किसने करी है, तो रेले एंड विलियम रैमसे ने 1894 में करी है, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के थे, रेले और विलियम रैमसे जो थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है। आगे देखिए जो नेफ्थलीन है, ठीक है, नेफ्थलीन है, इसका जो मुख्य स्रोत है ये कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो ये कोलतार से। अब देखिए ये कोलतार क्या है, कोलतार जो है, कोलतार से आप अक्सर देखते हैं कि जो सड़कें होती हैं, ठीक है, कोलतार वहां पे जो है बिछाया रहता है, ब्लैक एकदम ब्लैक कलर में रहता है, तो वो क्या रहता है, वो कोलतार रहता है, यानी जो सड़कों के बनाने के क्रम में जो तत्व यूज हो रहा है वो क्या होता है, वो कोलतार है, ठीक है। अच्छा कोलतार का जो मुख्य सोर्स है, ठीक है, कोलतार का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है, नेफ्थलीन है, ठीक। आगे देखिए कि व्यापक रूप से, ठीक है, किसमें व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है,
यूरिया है। नाइट्रोजनी उर्वरक जो है वो क्या है, तो यूरिया। देखिए यूरिया का फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है, यूरिया का जो फार्मूला है वो पूछ लेता है। तो यूरिया का जो फार्मूला है, यूरिया का जो फार्मूला है वो क्या है, CH2, ठीक है, सॉरी CH4 NO2, ये पूछता है। जो फार्मूला है यूरिया का वो पूछ लेता है। तो यूरिया का जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है वो CH4 NO2 होता है, ठीक है। यूरिया का जो फार्मूला है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दिए हैं हम, NO2 नहीं होता, N2O होता है, N2O, ठीक है। जो यूरिया का फार्मूला है वो क्या है, CH4 N2O होता है, ठीक है। आगे इसी के क्रम में देखते हैं कि यूरिया जो है ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। यानी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जा रही है, कितनी परसेंटेज है, तो 46, ठीक है, सॉरी 46% पाई जा रही है। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है, 46% पाई जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, तो यूरिया का फार्मूला याद कर लीजिएगा कि CH4 N2O, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है कि विशाल संख्या में, किसमें, विशाल संख्या में स्वचलित, यानी जो कह सकते हैं ना, स्वचलित यानी ऑटो मोड में जो चलते हैं, कह सकते हैं आप, कि जिसमें व्यक्ति जो है थोड़ा कम भूमिका प्रभावी रहती है, ठीक है। स्वचलित वाहन जो होते हैं, जो नगर है यानी नगरीकरण में क्या करते हैं, ये जो स्वचलित वाहन है वो नगरीकरण ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, तो ये समझिए आप कि अगर नगरीकरण में जो स्वचलित वाहन है उनके कारण क्या होता है, उनमें जो है लेड होता है यानी सीसा होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण का ये बहुत बड़े कारक बनते हैं, ठीक है। तो नगरीकरण में जो स्वचलित वाहन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है पर्यावरण प्रदूषण का एक वाहक होते हैं, ठीक है, अच्छे कारक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, वसा के साथ यानी जो है फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कास्टिक सोडा है, ठीक है, कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक जो सोडा है वो क्या है, इसे बोलते हैं NaOH, सोडियम ऑक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं। अच्छा, ये जो है किससे, वसा से क्रिया कर रहा है। जब ये वसा से क्रिया करेगा, वसा से क्रिया करता है तो हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस की जो क्रिया होती है उसके थ्रू क्या बनता है, तो साबुन तैयार होता है, ठीक है। जो वसा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रिया करता है और क्या बनता है, साबुन बनता है। यानी जो है अगर ये हाइड्रोलिसिस की क्रिया होगी, हाइड्रोलिसिस की क्रिया होगी तो इसमें जो तत्व निकल के आएगा वो क्या होगा, एक तो फैटी एसिड होगा, क्या होगा, फैटी एसिड, क्या होगा, फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, ठीक। और जो तत्व निकल के आएगा दूसरा जो होगा वो क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है, साबुन में प्रभावी कारक की भूमिका निभाता है, यानी साबुन में आपको अमूमन ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ठीक है। अच्छा, इसी को जो NaOH है, NaOH है वो क्या बोलते हैं, इसी को जो है इसका सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा है। इसी का क्या है, सामान्य नाम जो है वो क्या है, कास्टिक सोडा है, ठीक है। इसी का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है, ठीक है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए मैंने आपको कल क्या बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है मैंने फार्मूला बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है तो CH4SO, ठीक है, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इसी को डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है।
CaSO4 का होल थ्राइस है और आई थिंक हाफ H2O था, हाँ यही था। CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट का जो सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फार्मूला है, ठीक है। जब ये जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यह एक देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है वो जल से क्रिया करता है, ठीक है। जल से क्रिया करेगा तो उष्मा उत्पन्न होगी उसमें, ठीक है। उष्मा उत्पन्न होगी तो वह शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाता है, तो जिप्सम में। देखिए जिप्सम का जो फार्मूला है वो भी पूछ लेता है। जिप्सम का फार्मूला जो है वो है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जो यहाँ पे तत्व जुड़ रहा है, जो जल से क्रिया करने के बाद जो तत्व जुड़ रहा है वो लगभग कह सकते हैं आप हाइड्रोजन का मतलब जल का जो है एक तत्व इसमें और जुड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है कि अम्लीय वर्षा यानी जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, क्या HNO3 जो है अधिक मात्रा में होते हैं। इनकी मात्रा किसकी मात्रा, तो H2SO4 की और HNO3 की जो है मात्रा यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की जो मात्रा है वो अधिक होती है, ठीक है। इनकी मात्रा अधिक होती है। देखिए क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, ये अम्लों का राजा होता है। इसी का जो नाम है इसे क्या रखा गया है, अम्लों का राजा, ठीक है। अम्लों का राजा, अम्लों का राजा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि H2SO4 को किसकी बात कर रहा है, H2SO4 की बात कर रहा है। इसी को अम्लों का राजा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल जो है इसी का मैंने फार्मूला बताया HNO3, ठीक है। ये फार्मूला पूछ लेता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा जो जिप्सम है, एक चीज यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो जिप्सम है, जिप्सम जो है इसका एक नाम है, ठीक है। इसी को सेलेनाइट बोलते हैं, इसी को सेलेनाइट बोलते हैं। और ये एक जो है ये एक क्या है, खनिज है, इसी को सेलेनाइट बोलते हैं। यहाँ जिप्सम के बारे में बात कर रहे हैं तो जिप्सम जो है वो क्या है, एक जो है एक खनिज है, ठीक है, खनिज है। इसी को सेलेनाइट बोलते हैं। अच्छा इसका जो है नाम पूछ लेता है कभी कभी, जिप्सम का जो नाम है वो क्या है, सेलेनाइट है, सेलेनाइट, ठीक। इसी को सेलेनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसी के क्रम में आगे देखते हैं, ठीक है। वृक्षों से प्राप्त, ठीक है, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ जो है यानी जो नेचुरल रबड़ है वो क्या है, उसका जो है बुनियादी रासायनिक जो निर्माण है वो ब्लैक आइसोप्रीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वृक्षों से जो प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसका जो कह सकते हैं आप फैक्टर है, कह सकते हैं उसका जो रासायनिक बुनियादी रासायनिक निर्माण जो होता है वो क्या होता है, वो किससे होता है, वो आइसोप्रीन से होता है। देखिए आइसोप्रीन क्या है, ठीक है, आइसोप्रीन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन क्या है, इसका फार्मूला अगर वैसे पूछे तो C5H8 करके कुछ है, C5 आइसोप्रीन जो है ये बहुलक है। अब देखिए कि ये बहुलक किसका है, ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये, एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक, कार्बनिक यौगिक है। अच्छा इसी में देखते हैं कि ये एक पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक रबड़ का, ठीक है, ये प्राकृतिक रबर का एक घटक है। क्या है ये, आइसोप्रीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोप्रीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक जो रबर है, ठीक है,
उसका क्या है, उसी का जो है यहाँ पे वो एक मुख्य घटक कह सकते हैं या बहुलक कह सकते हैं, मुख्य घटक है। प्राकृतिक रबर का क्या है, एक मुख्य घटक है। ठीक है, अच्छा ये कार्बनिक यौगिक है। आइसोप्रीन का कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है तो थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए कि किडनी स्टोन, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, किडनी स्टोन, यानी कि जो पथरी है, ठीक है, पथरी के बारे में बात कर रहा है। जो पथरी होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है, किडनी में होती है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए वो किसके कारण होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी CaCO के कारण होती है। अब देखिए ये कैल्शियम ऑक्जेलेट आपको मिलता कहाँ है, ये अमूमन जो है ज्यादातर टमाटर के जो बीज होते हैं, बहुत ज्यादा सेवन करने से जो है उससे पथरी हो जाती है। टमाटर के जो बीज होते हैं, ठीक, इसी वजह से कहा जाता है कि मतलब रात में टमाटर जो है नहीं खाना चाहिए। अमूमन वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसको ये इसी वजह से होता है, इसी वजह से मना करते हैं। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये पथरी के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए कि ऊन तंतु का जो विकल्प है। अब देखिए ऊन तंतु क्या है, फाइबर रेशा होता है ना, तो ऊन बनाने के लिए भी उसमें जो है रेशे का यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें भी रेशे का यूज किया जाता है। जो इसका विकल्प है, यूं कहिए कि जो है इसका जो निर्माण है, कहिए मुख्य घटक जो वो क्या है, तो वो है नायलॉन 66। ठीक है, ऊन तंतु का जो निर्माण है, ऊन फाइबर जो है उसका जो विकल्प है यानी कि जो घटक है वो क्या है, नायलॉन 66। देखिए नायलॉन 66 के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि ये बहुलक है। क्या है, ये एक बहुलक है। अब ये किसका बहुलक है, तो देखिए यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, ऊन तंतुओं के बारे में की जा रही है। ठीक है, और इसका जो यूज होता है, यानी जो नायलॉन का जो यूज होता है वो औद्योगिक में बहुत ज्यादा होता है, औद्योगिक में। ठीक है, अच्छा इसका जो निर्माण मतलब इसका जो यूज है किस किन चीजों में होता है, तो जो ब्रश आप करते हैं, ठीक है, जो ब्रश करते हैं उसमें, ठीक है, ब्रश जो आप करते हैं, हैंड ब्रश या टूथ ब्रश जो होता है उसमें, रस्सी बनाने में भी होता है इसी का यूज। ठीक है, इसी से रस्सी भी बनाई जाती है। ठीक है, अब तो इससे वस्त्र का भी निर्माण किया जाता है। तो इसका कभी कभी यूज पूछ लेता है। ठीक है, तो आप क्या बनाते हैं नायलॉन 60 से, तो ये ब्रश यूज किया जाता है, ब्रश में, रस्सी बनाने में, वस्त्र बनाने में इत्यादि में जो है इसका जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, आखिर इसी का यूज क्यों किया जाता है, इसी का यूज क्यों किया जाता है, तो देखिए ये क्या है, ये क्या है कि जो ये नायलॉन है, ठीक है, ये नायलॉन जो है ये इसकी उच्च तुंगता होती है। ठीक है, उच्च तुंगता के कारण, यानी ये जल्दी जो है टूटता, कहिए कि मतलब ऐसी चीजें जो जल्दी खराब नहीं होती हैं, इनकी उच्च तुंगता होती है। ठीक है, इसमें जो है कठोर, ये मतलब अत्यधिक कठोर है। कैसा है, अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक कठोर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अत्यधिक कठोर के कारण। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए इसी में अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, इसका यूज पूछ लेता है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी हो गया है। ठीक है, आगे देखिए 17 किसी मृदा का, यानी किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू। ठीक है, क्या पीएच वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वैल्यू उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। ठीक है, किसी कोई मिट्टी है उसकी जो पीएच वैल्यू मापने के लिए, यानी उसकी मिट्टी में जो है अम्ल अंश मापने के लिए जो अंक निर्धारित है वो क्या है, वो 17 है। ठीक है, यानी 17 है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए, यानी अगर कपड़े पे स्याही गिर जाए और जंग लगा कोई कह सकते हैं आप कोई तत्व है, ठीक है, उसे अगर हटाना हो तो किसका यूज करते हैं, ऑक्जैलिक अम्ल का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, तो ऑक्जैलिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन,
किसके बारे में बात कर रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। देखिए अमूमन आप देखिए कि पृथ्वी में जितने भी तत्व मिलते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? तो अमूमन किससे हैं? वो कार्बन और हाइड्रोजन से हैं। कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, बहुत रेयर से तत्व मिलते हैं जिनमें ये तत्व नहीं पाए जाते। मतलब लगभग सभी जो तत्व हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो किन किन से हुआ है? तो कार्बन से, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है। ठीक है, तो क्या कहेंगे अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप ये लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कि जानवरों के गोबर में, यानी जो अपशिष्ट है, ठीक है, जानवरों के गोबर को क्या कहते हैं? अपशिष्ट। उसे बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी जो अपशिष्ट है यही जो बायोगैस प्लांट में यूज होता है, यही कंपोस्ट के रूप में होता है। ठीक है, कंपोस्ट के रूप में होता है। यही क्या है? एक जैविक खाद कह सकते हैं, जैविक खाद। ठीक है, जैविक खाद। ठीक, आगे देखिए, जो इसका मुख्य जो पदार्थ वो क्या है? जानवर का जो गोबर है वो बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ है। वो कंपोस्ट खाद यानी कि जैविक खाद के रूप में उसका जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि जो बायोगैस है यानी जो गोबर गैस है, ठीक है, उसका जो संगठन है इस प्रकार का, जिसमें मीथेन जो है कितने परसेंट पाई जा रही है? तो 55%। हाइड्रोजन जो है वो 7.4% पाई जा रही है। कितने परसेंट पाई जा रही है हाइड्रोजन? तो 7.4% पाई जा रही है। ठीक है, और जो मीथेन है वो क्या है? मीथेन का जो परसेंटेज है इसमें तो वो 55%। आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 जो गैस है, CO2 है वो कितनी परसेंट पाई जाती है? तो वो 35%। नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी होती है? तो 2.6 होता है इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से गैस पाई गई है? जो कंपोस्ट खाद यानी गोबर गैस है तो मीथेन है, 55% मीथेन पाई जाती है। हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 7.4% पाई गई और कार्बन डाई यानी CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है? तो 35% है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो 2.6 पाई जाती है। इसी के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड के यानी H2S के, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर पूछे तो H2S उसका जो है फार्मूला निकल के आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ओजोन परत के अवक्षय में यानी कि उसके क्षयकरण में, ठीक है, क्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसके बारे में बात की जा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यहाँ हेलेंस नहीं हेलोजन होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। कह सकते हैं हेलोजन्स जो होती है, हेलोजन्स या हेलेंस जो गैसें होती है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। हेलोजन्स गैसें और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये क्या है? एक प्रमुख कारक है, यानी ये एक प्रमुख तत्व है। किसके लिए? ओजोन परत के क्षय के लिए। कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, उसमें हेलोजन्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए कि जो ओजोन है, ओजोन का जो सर्वाधिक विनाश है, ओजोन का जो है सर्वाधिक विनाश क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। यानी जो ओजोन गैस है, ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो लेयर है, ठीक है, जो ओजोन परत है उसका जो सर्वाधिक विनाश है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसमें वृद्धि क्यों होती है? ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक है, जलवायु प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है इसका जो है इसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वायुमंडल में जो है यानी एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन गैस द्वारा परावैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। देखिए ये क्वेश्चन इतना पूछ लेता है, इतना पूछा भी गया है कि जो ओजोन गैस है, वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है? तो वो परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उसका अवशोषण करती है। ठीक है, पृथ्वी पर ये आने नहीं देती है। अगर ये ओजोन कह सकते हैं आप, अगर ओजोन गैस जो है पृथ्वी पे आती तो क्या होता कि स्किन डिजीज जैसे जो है रोग होते, अन्य प्रकार के रोग हो जाते, प्रभावी कारक होते हैं। तो ये पृथ्वी पर आ क्यों नहीं पाते? क्योंकि जो है परावैंगनी किरणों का जो अवशोषण कौन करता है? तो ओजोन गैस करती है। ठीक है, ओजोन गैस, मैंने ओजोन गैस बोल दिया था।
तो परावैंगनी किरणों के बारे में बात की जा रही है। परावैंगनी किरण जो है यानी कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उसको जो है अपने में अवशोषण कौन करता है, तो ओजोन लेयर करती है, ठीक है, ओजोन लेयर करती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे वही बात कही गई है जिससे परावैंगनी जो किरणें हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सीधे पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, ठीक है, सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। आगे देखिए पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, तो पाश्चराइजेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है दूध क्या है वो 63 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है। कितना सेंटीग्रेड रहता है, तो दूध जो है 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक कंटिन्यू गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो हम देख लेते हैं, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसका जो अगर कह सकते हैं कि जो पाश्चराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे यानी दूध को और 30 मिनट तक गर्म करेंगे, उसके बाद इसे जल्दी में यानी शीघ्रता के साथ ठंडा किया जाएगा। देखिए आगे देखते हैं कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया वह है जिसमें कोई तत्व नया बन के निकल के आता है, ठीक है। तो दहन क्या है, यानी जलना जो है, जलना कैसे होगा, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, उसके बाद कोई नया रासायनिक तत्व बनेगा, ठीक है। आगे देखिए सिगरेट में जो होता है, सिगरेट में क्या क्या होता है, तो सिगरेट में देखिए क्या होता है कि सिगरेट के जो धुएं हैं, ठीक है, धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, ठीक है। क्या होता है कि हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक प्रदूषक के रूप में होता है। किसके रूप में होते हैं ये सभी, ये प्रदूषक के रूप में होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो गैस है वो एक वायु प्रदूषक है। क्या है ये, यह एक वायु प्रदूषक है, ठीक है, यह एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको कहां से मिलती है, तो जो गाड़ियां होती है मतलब पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां होती है उसके थ्रू भी ये पर्यावरण प्रदूषक का कारक होते हैं, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कह सकते हैं कि अपर रूप है, अपर रूप नहीं कह सकते हैं, एक तत्व माना गया है उसी का, ठीक है। तो उसी के क्रम में ये भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये वायु प्रदूषक है यानी एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका जो कह सकते हैं आप हानिकारक प्रभाव मिलता है, ये फेफड़े को खराब करते हैं, ठीक है, फेफड़े को खराब करते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं उत्पादक गैस जो है किसके बारे में बात की जा रही है, तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर गैस यानी मुख्यतः नाइट्रोजन, किसके बारे में, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में, CO का जो है मिश्रण है यानी जो प्रोड्यूसर गैस, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस वो किसका किसका मिश्रण है, तो नाइट्रोजन का मिश्रण है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेड़ जो है रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं ये, रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक। किसके बारे में बात की जा रही है, तो पेड़ों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ठीक है। उत्प्रेरक जो है वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में यानी जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। जो उत्प्रेरक हैं उनका कार्य क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जो स्वयं उनका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये उत्प्रेरक के बारे में बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या बात है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि सोडियम बेंजोएट के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए जो है
सोडियम बेंजोएट जो है इसका जो यूज है वो आचार, ठीक है, अचार कह सकते हैं, आचार नहीं, आचार अलग वर्ड, आचार मतलब कंडक्ट अलग वर्ड हो जाता है। अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, फलों के रस तथा अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में यानी प्रिजर्वेशन किया जाता है। किसके थ्रू? अगर जो खाने की चीजें हैं जैसे कि जो हमें सॉस कह सकते हैं, सॉस मिलता है, ठीक है, जो टमाटर वगैरह का चटनी आती है, तो उसमें क्या रहता है, उसका परिरक्षण किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया रहता है, तो उसमें क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, इसी को बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, इसी को बेंजोइक अम्ल भी, बेंजोइक अम्ल भी, ठीक है। सोडियम बेंजोएट को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसी का इसका कभी कभी जो है फार्मूला पूछ लेता है, तो इसका जो फार्मूला है वो है C6H5COON, ठीक है, फार्मूला पूछते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं। तो C6H5COONA, ठीक है, ये क्या है, सोडियम बेंजोएट का फार्मूला यानी कि बेंजोइक अम्ल का फार्मूला है। इसका यूज कहाँ होता है, तो प्रिजर्वेशन में यूज होता है, जो चटनी है, अचार है, मुरब्बा है, उनकी प्रिजर्वेशन में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, मिथाइल आइसोसाइनेट भी बोल सकते हैं आप, इसे मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है वो C2H3Na, ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो C2H3NO, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो फार्मूला है वो क्या है, ये C2H3NO है, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी में इसी के थ्रू जो है भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है CO नहीं है, C3 होना चाहिए। क्या है, जिसका केमिकल फार्मूला है ओजोन का, ठीक है, वो C3 है। आगे देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि अगर फल है उसको आर्टिफिशियल रूप से पकाते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें एथिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। कौन सी गैस उसमें प्रयुक्त होती है, तो उसमें जो है वो एथिलीन गैस होती है, ठीक है। एथिलीन गैस जो है, एथिलीन जो गैस है, एथिलीन गैस जो है, इसका जो फार्मूला अक्सर पूछ लेता है, तो C2H4, ठीक है। एथिलीन गैस का जो यूज होता है वो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है और इसका फार्मूला भी पूछा है, मतलब रासायनिक सूत्र भी पूछा है, तो आप दोनों चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एथिलीन गैस जो है, एथिलीन गैस जो है उसका जो कह सकते हैं आप, उसका जो रासायनिक फार्मूला है वो C2H4 है और ये फलों के पकाने में यूज किया जाता है, ठीक है, फलों के पकाने के रूप में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टर, यहाँ पे एडल्ट्रेशन है, अल्टरनेशन है ना, ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अल्टरनेशन, प्रिवेंशन ऑफ अल्टरनेशन एक्ट 1954, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि जो एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस यानी कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र जो है C2H2 है, ठीक है। एसिटिलीन जो गैस है उसका जो फार्मूला है वो क्या है, तो वो C2H2 है, ठीक है। इसका जो यूज है, ठीक है, इसका यूज जो किया जाता था, देखिए औद्योगिक रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता भी है और जाता भी था। तो यहाँ पे इसने क्या करा कि जो प्रिवेंशन अल्टरेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड, प्रिवेंशन ऑफ फूड, यहाँ पे आप फूड कर लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट के तहत जो एसिटिलीन गैस है यानी C2H2 जो गैस है उसको जो है उसको उसका अगर उसको फल पकाने में यूज हो रहा है तो उसमें प्रतिबंधित किया गया, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कि मीथेन के बारे में बात की जा रही है। जो मीथेन गैस है,
मीथेन को ही क्या बोलते हैं, मेथेन या मीथेन कहिए, उसी को मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मार्स गैस बोलते हैं। ये कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ से होती है, निकलती है, तो जो जानवर होते हैं, जुगाली करते हैं, उसके थ्रू मीथेन वो उत्सर्जित करते हैं, और जो धान के खेत हैं वहां से भी मीथेन जो गैस है वो निष्कासित होती है। तो जो मीथेन गैस है इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। उसका जो केमिकल फार्मूला वो CH4 है। ठीक है, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, CH4 है। ठीक है, अच्छा देखिए, एसिड रेन में यानी अम्ल वर्षा में वायु में उपस्थित जो प्रदूषक है, प्रदूषक गैसें जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है मुख्य कारक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन में यानी अम्ल वर्षा में जो कहते हैं सॉरी जो एसिड रेन में मुख्य कारक है, यानी एसिड रेन का मुख्य कारक है तो कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो ऑक्साइड हैं वो क्या करते हैं, एसिड रेन के कारक हो माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं इसी के क्रम में। आगे देखिए कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल बनता है, यानी कि NO3 ये बनाता है। जब जल जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 जो है जल से क्रिया करेगा, H2O से करेगा, तो वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, तो वो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अगर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन है, ठीक है, सल्फ्यूरिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, यहाँ पे NO2 जो है अगर जल से क्रिया करेगी, जल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन के उभर के आते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बन के आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए कि इसी के क्रम में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ठीक है, HNO3 बनता है। इसी के क्रम में देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया है यानी कि HNO3 बनता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है जल से क्रिया करके HNO3 बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका ना इन सब का यूज भी कभी कभी पूछ लेता है। देखिए ये जो गैस है, ये जो एथिलीन गैस है, एथिलीन गैस का और एसिटिलीन गैस का इन सबका जो है यूज भी पूछ लेता है। तो बहुत ज्यादा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत याद रख लीजिए कि ये स्नेहक के रूप में काम करती है, यानी लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में होती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि आप औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ये सब यूज करते हैं। ठीक है, इनका जो है ये हल्के, अच्छा ये जो एथिलीन गैस है ये ज्वलनशील है। क्या है, ये ज्वलनशील है। ठीक है, और जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन जो है वो इनका जो यूज होता है वो लैंपों में यूज होता है। ठीक है, लैंपो इत्यादि में इनका यूज होता है। ठीक है, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों में भी, पेट्रोलियम के उत्पादों में भी एसिटिलीन गैस का जो है यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस के बारे में बात की जा रही है। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा, सर हेनरी कैवेंडिश ने करी है किसकी खोज, तो हाइड्रोजन की खोज जो है वो सर हेनरी कैवेंडिश ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए कि गन्ने को पेर कर, यानी गन्ने की जो पेराई होती है उससे जो रस निकाला जाता है, ठीक है, उससे जो रस निकाला जाता है उसके बाद जो उसमें कच्चा पदार्थ बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे खोई बोलते हैं। ठीक है, गन्ने के रस निकालने के बाद जो कच्चा पदार्थ बनता है, बचता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे खोई बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्लोरीन का जो उपयोग है, यानी जो क्लोरीन गैस है उसका यूज जो है रोगाणुनाशक के रूप में जल, ठीक है, जल शोधन के रूप में किया जाता है। यानी पीने के जल, अगर पीने का जो जल है उसका शोधन करना हो तो उसमें हम क्या डालते हैं, तो उसमें हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं, जिसके थ्रू जो है उसका शोधन होता है और हम उस पानी को यूज करते हैं। ठीक है, और किसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो क्लोरीन गैस का जो यूज है वो रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है, पेयजल के शोधन में होता है। ठीक,
आगे देखिए, आगे देखिए कि देखिए जो पेयजल में उपस्थित जीवाणु यानी बैक्टीरिया को क्या करती है, क्लोरीन जो है नष्ट कर देती है। पीने के जल में जो बैक्टीरिया होते हैं जो उसको दूषित किए रहते हैं, वो क्या करती है, क्लोरीन जो है उनको नष्ट कर देती है और वो जल जो है पीने योग्य हो जाता है। आगे देखिए कि क्लोरीन के अन्य जो उपयोग है, यानी क्लोरीन जो गैस है उसका जो अन्य उपयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में विरंजक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ लेता है Ca, ठीक है, OCl इंटू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो निर्माण है, ठीक है, क्लोरीन जो है वो उसका अन्य जो यूज है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में और किसके रूप में, विरंजक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मोमबत्ती, ठीक है, जो मोमबत्ती हम यूज करते हैं वो क्या है, वो पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। किससे बनती है, पैराफिन जो है हाइड्रोकार्बन होता है उसी के तत्व से वो बनी होती है, ठीक है, उसी के तत्व से वो बनी होती है। किसके बारे में बात कर रहा है, जो मोमबत्ती है वो पैराफिन हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, ठीक है। आगे देखिए कि उच्च दाब पर, यानी जो प्रेशर है वो ज्यादा है, उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक यानी Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो है वनस्पति तेलों से संयोग करके क्या करता है कि उच्च दाब है, ठीक है, उच्च दाब पे जो निकेल है वो क्या करती है, यानी निकेल जो है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जो मैंने बताया कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक क्रिया में अपवर्तित मतलब उनका परिवर्तन नहीं होता, अपवर्तित रहते हैं, ठीक है। वो तो अगर उच्च दाब है, ठीक है, और उस पर निकेल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है तो हाइड्रोजन वनस्पति तेलों में, हाइड्रोजन जो है वनस्पति तेलों से संयोग करके यानी क्रिया करके जो है उसको किसमें चेंज कर देती है, तो वनस्पति घी में चेंज किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑयल का हाइड्रिफिकेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लीजिए चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। चूहों के विष का जो रासायनिक नाम है वो जिंक फास्फाइड। देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला पूछ लेता है Zn3P2, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो जिंक फास्फाइड है वो चूहों के विष का कारण बनता है, ठीक है।